अभी अभी रॉबिन ने अपनी पूंछ उठा करके ये किस्सा मुझे बताने के लिए कहा है, तो ये किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। क्या बात है। कॉबेट साहब ने उसे उठाया और बिना कुछ सोचे कि वो गंदा है, वो बदबू मार रहा है, उन्होंने अपने कोट के अंदर उसे रख लिया, गोली चलाई, मोरनी को लगी। अब मोरनी जो थे गिर गई झाड़ में, वो कटीले थे, लेकिन रॉबिन साहब उस समय आ गए जोश में और लगा दी दौड़। दौड़ लगा दी। कॉबेट साहब बोले रॉबिन को क्या हुआ? वो गए तो देखिए मोरनी घायल हालत में किसी तरह चल रही थी और रॉबिन उनके पूंछ पे बैठा हुआ था जो घसटा रहा था। रॉबिन तो भांगड़ा कर रहा था, दोनों पैर पे खड़े होकर के वो उछल रहा था, ऐसा बताने के लिए कि देखो सरदार, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। रॉबिन एक बहुत ट्रेंड हंटर डॉग बन चुका था। करेक्ट। जब वो किसी लेपर्ड को या टाइगर को सूंघता था ना या देखता था तो उसकी पिछली पैर के नसों के बाल खड़े हो जाते थे। शाबाश। कॉबेट लिखते हैं कि रॉबिन उस दिन दो चीज़ को समझा, एक लंगूर का पीछा नहीं करने का। पूरे हिंदुस्तान का सोना रॉबिन को नहीं खरीद सकता है। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो हम लोग इसी शेर से जो हमें लर्निंग मिलती है उसके मुताबिक हम लोग घटाओं में, धूप में, खुले में, वाइल्ड लाइफ में निकल आए हैं शेर खान की सीज़न 2 में, जिसके पहले एपिसोड को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी और अभी भी उस पर कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, दूसरे सीज़न में हम एक नई जगह पे फिर मौजूद हैं लेकर एक नया एपिसोड। इस बार हम हैं ओखला बर्ड सेंचुरी में। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पहले भी आए होंगे, बहुत खूबसूरत जगह है बर्ड वॉचिंग के लिए और शेर खान साहब का यहाँ का बहुत पुराना तजुर्बा है। तो आज ओखला बर्ड सेंचुरी से शुरुआत कर रहे हैं शेर खान सीज़न 2 की। हमारे साथ हैं शेर खान और मैं हूँ जमशेद कमर सिद्दीकी। जंगल जिंदाबाद। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा जमशेद भाई। अब तो आपको पता है कि शेर खान डायरेक्ट फ्रॉम जंगल हो गया है। तो पिछला एपिसोड जो हमने कॉबेट वाला डाला था, लोगों ने बहुत प्यार दिया और वाकई बहुत अच्छा लगा और आई थिंक कई लोगों ने सुझाव भी दिया था। तो हमने सबकी बात को सोच के मान करके ही ये शुरू किया। बिल्कुल। और अपने को भी मज़ा आ रहा है। मज़ा यानी पसीना तो आ ही रहा है आपको। और पिछली बार मैं बहुत भीग गया था, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, आज भी बहुत है। और काफ़ी मुश्किल से वो शूट हुआ है, बहुत उसमें बहुत तकलीफें हैं। लेकिन यकीन मानिए बहुत मज़ा आया, क्योंकि जंगल अपने आप में ना बहुत एनर्जी देता है आपको। राइट। तो वो सारी चीज़ें मायने रखती। ये जैसे अभी हम बैठे हुए हैं ओखला बर्ड सेंचुरी में, यहाँ पे मैं पिछले करीब 20 साल से आ रहा हूँ और बर्ड्स यहाँ जब सर्दियों में पाइए तो मतलब आप आराम से 2-3 घंटे बैठ करके, और बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ से आप अपने साथ सुबह आइए, जो मैं करता था, फ्लास्क में चाय रख ली, सैंडविच बना कर रख लिया, पॉलीथीन में नहीं, पेपर में। अच्छा। और एंट्री कराई, गाड़ी लगाई, यहाँ अच्छी जगह बनी हुई है, बैठिए, बर्ड्स को देखिए। बाइनोकुलर होते थे या कैमरे अपने पास होते थे, तो 3-4 घंटे यूँ ही निकल जाते थे। तो बड़ा सुकून देता है। ये मैं कहूँगा दिल्ली के लिए एक बहुत नायाब चीज़ है ये, कि शहर जहाँ कंक्रीट के इतना बड़ा जंगल बसा हुआ है चारों तरफ, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, वहाँ पे ये बीच में बिल्कुल सेंटर में आपको एक बर्ड सेंचुरी मिलता है। बात करने का अपना मज़ा देखिए। जब आप ये बात बता रहे थे उसी दौरान आप देखिए धूप फिर से निकल आई है। हाँ। तो ये धूप छाँव का खेल चलता रहता है। बिल्कुल। और यहाँ बैठ के कहानियाँ सुनने का अपना मज़ा है। तो आज हम किसकी कहानी सुनने वाले हैं? देखिए, आज मैं सोच रहा था कि जिम कॉबेट साहब की ही कहानी होगी, लेकिन उनके कुत्ते की, रॉबिन की। अच्छा। तो इसका जिक्र उन्होंने द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में जिम कॉबेट साहब ने पूरा चैप्टर लिखा है। और क्या खूब लिखते हैं जिम कॉबेट साहब कि जब उन्होंने मतलब एक शब्द में उन्होंने अपनी मोहब्बत को कैसे बयां किया है, इससे अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने लिखा कि जब रॉबिन उनसे मिला था, अब कैसे मिला था तो हम आगे बताएंगे, तो महज 3 महीने का था और उसे 15 रुपए में ख़रीदा था उन्होंने। अच्छा। और आज वो 13 साल का है, ये लिखा है उन्होंने, आज वो 13 साल का है और पूरे हिंदुस्तान का सोना भी रॉबिन को नहीं खरीद सकता। क्या बात है, क्या बात। ये मोहब्बत उन्होंने रॉबिन के साथ कर ली थी। रॉबिन के सवाल पे तो हम आएंगे, पर उनके एनिमल लव के बारे में बात करें कॉबेट साहब के, तो क्या वो जानवरों से भी उतनी मोहब्बत करते थे? और क्या उसका कोई किस्सा वगैरह आपको याद है कि जानवरों के लिए उनका जो अट्रैक्शन उस टाइम पे जिस समय हम रॉबिन की बात कर रहे हैं, उस समय वो हंटर हुआ करते थे, यानी शिकारी थे। जी, आपने बताया ये दुनिया जानती है कि पहले वो शिकारी थे, फिर उन्होंने बाद में कंजर्वेशन के लिए काम किया। देखिए, ये महज एक इत्तेफाक था
इत्तेफाक यूँ था कि वो अपने एक दोस्त के साथ खड़े थे और एक कह लें डोलची था, मतलब एक छोटा सा वो बकेट कह ले था, उसमें 3-4 बच्चे थे। अच्छा। पपी। उसमें से एक बहुत ही कमज़ोर और गंदा से कीचड़ में सना हुआ वो निकला और उसका नाम पिंचा था। पिंचा। और वो कॉबेट साहब के पैर से आके लिपट गया। वाह। कॉबेट साहब को मतलब पेट से बहुत प्यार नहीं था, लेकिन जो पिंचा था वो जिस तरीके से उनके पैर में लिपटा तो उनको लगा कि यार, और सर्दी थी, कॉबेट साहब ने उसे उठाया और बिना कुछ सोचे कि वो गंदा है, वो बदबू मार रहा है, उन्होंने अपने कोट के अंदर उसे रख लिया। और द मोमेंट उन्होंने उसे कोट के अंदर ऐसे रखा, पिंचा ने उनको एक पुच्ची दी। थैंक यू पुच्ची, थैंक यू मुझे गोद में उठाने के लिए, मुझे अपने पास रखने के लिए। वो एक तरीके का थैंक यू था जो कॉबेट साहब को पिंचा ने दिया। फिर उसके बाद कॉबेट साहब ने उसे अपने साथ घर लेके आए, उसे हल्के गुनगुने पानी से, गर्म पानी से नहलाया, साफ़ किया और अच्छा सा खाना दिया ताकि वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सके और अच्छा खाना मिलेगा तो वो रहेगा। और तब कॉबेट साहब ने उसका नाम रखा रॉबिन। आप आवाज़ सुन रहे होंगे कुछ बर्ड्स की जो अभी सुनाई दे रही हैं, तो हम पूरा नेचर की गोद में बैठ के नेचर की बात कर रहे हैं। ये बहुत मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो लोग हमारे साथी देख रहे हैं उनको उसका मज़ा आ रहा होगा, वो भी अपने आप को यहाँ महसूस कर पा रहे होंगे। तो हम इस पिंचा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये इसका नाम अभी आपने पिंचा बताया, लेकिन बाद में रॉबिन हुआ, तो ये रॉबिन नाम कैसे हुआ? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? हाँ, इसका भी जिक्र उन्होंने कहा। रॉबिन उनके एक बहुत वफ़ादार साथी थे। अच्छा। कॉबेट लिखते हैं कि जब वो 6 साल के थे और उनके छोटे भाई 4 साल के थे, तो इन्हीं रॉबिन साहब ने एक मादा भालू से, फीमेल बेयर से इनको बचाया था। ओह। तो उनकी वफ़ादारी का इनाम देते हुए, या ऐसा मान के कि पिंचा जो कि अब रॉबिन हो चुका है वो भी उनकी तरह ही फर्माबरदार निकलेगा या वक्त आने पे वो उनको बचाएगा, इसलिए उन्होंने ये सोच करके मुझे लगता है उसका नाम रॉबिन रखा। अब ये तो ये है कि लोग मोहब्बत किसी के लिए ज़्यादा है तो वो उसके नाम पे रख रहा है, वरना ऐसी सोच भी है लोगों की कि लोग इसको ख़राब समझते हैं कि तुमने मेरे नाम अपने डॉग के नाम पे रख दिया। आजकल हर नाम में क्या रखा है? नाम तो नाम होता है। करेक्ट। तो लोग अपने जो पेट्स हैं उनके इंसानों वाले नाम भी रखते हैं। राइट। बल्कि कॉबेट इतने अच्छे राइटर थे, उन्होंने उनकी किताब, मैं कहता हूँ जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगता है कि सब कुछ चल रहा है, आंखों के सामने बहुत डिटेल में वो लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि जब रॉबिन खाना खाता था तो ऐसे खाने को देख करके या खा करके वो खुश होता था जैसे सूखी ज़मीन पानी के इंतज़ार, बारिश के इंतज़ार कर रही है। वाह। तो जो रॉबिन को उन्होंने अपने साथ रखा तो जाहिर है कि उसकी पूरी ट्रेनिंग भी की होगी, और क्योंकि वो एक ऐसी जगह जाते थे और उनके जो काम था हंटिंग का, शिकार का, तो किस तरह की उसकी ट्रेनिंग थी और क्या उसके कोई किस्से हैं, कोई चैलेंजेस आए हों? बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। रॉबिन को रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, मतलब कुछ महीने हो गए, तो कॉबेट साहब को लगा कि रॉबिन को थोड़ी ट्रेनिंग देनी अब शुरू की जाए। तो सबसे पहले ट्रेनिंग का पार्ट था कि बंदूक की आवाज़। अच्छा। जब वो शिकार करेंगे तो गोली की आवाज़ आएगी, जाहिर है, तो डर जाएगा उससे, हो सकता है डर जाए, तो उसकी ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी थी। तो ये सोच करके कॉबेट साहब एक दिन रॉबिन को लेकर के अपनी राइफ़ल उठाए और रॉबिन को लिया, बाहर निकले। तो उनका स्टेट था पूरा वो जो घर वगैरह था, तो नीचे थोड़ी एक घनी झाड़ियाँ थी, बहुत घनी झाड़ी थी, और कॉबेट साहब वहाँ खड़े हुए, रॉबिन उनके साथ था। इतने में एक मोरनी झाड़ी में से निकली, कॉबेट साहब ने धाड़ गोली चलाई, मोरनी को लगी। अब मोरनी जो थे गिर गई झाड़ में, वो कटीले थे। कॉबेट साहब झाड़ी में नहीं घुस सकते थे, कटीली झाड़ियाँ थी, जाहिर है। लेकिन रॉबिन साहब उस समय आ गए जोश में और लगा दी दौड़ लगा दी। कॉबेट साहब बोले रॉबिन को क्या हुआ? तो वो भी भागे थोड़ा आगे, तो झाड़ के आगे मैदान था, उनको लगा कि शायद मोरनी उधर निकलेगी, रॉबिन उधर ही होगा। वो गए तो देखिए मोरनी घायल हालत में किसी तरह चल रही थी और रॉबिन उनके पूंछ पे बैठा हुआ था जो घसटा रहा था। अच्छा। वो घसीटते हुए उसे लेके जा रही थी। तो कॉबेट साहब आगे बढ़े, उन्होंने मोरनी को गले से पकड़ा और ऐसे उठाया और पैर पे हल्का सा
थपथपाया या मारा हल्का सा, तो रॉबिन झट से नीचे गिरे। फिर उन्होंने मोरनी को नीचे लेटा दिया क्योंकि वो मर चुकी थी। रॉबिन तो भांगड़ा कर रहा था, दोनों पैर पे खड़े होकर के वो उछल रहा था, उसके चारों तरफ मोरनी के वो नाच रहा था, ऐसा बताने के लिए कि देखो सरदार, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। हाँ, मैंने इसे पकड़ के रखा था, तुमने तो सिर्फ गोली चलाई थी, देखो मैंने इसे पकड़ लिया। और नाच रहा है रॉबिन। जब वो घर आए तो उन्होंने फिर लिखा कि उस दिन मैं ये नहीं जान पा रहा था कि मैं ज़्यादा खुश था या रॉबिन। रॉबिन शायद इसलिए ज़्यादा खुश था कि पहले दिन ही उसने बता दिया कि मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। कॉबिट इसलिए खुश थे कि उनको लगा कि उस दिन उन्होंने उस टोकरे से एक विजेता को, क्या बात है, एक विनर को चुना था जो आज उनके पहले ही उस पे, और जबकि वो आपने बताया कि वो सबसे कमज़ोर था उसमें से उस वक्त कमज़ोर था, लेकिन खान पान अच्छा हुआ तो फिर वो ठीक हो गए। तो कॉबिट ने ऐसे लिखा कि वो बहुत खुश थे और रॉबिन भी बहुत खुश था। तो यही एक खासियत है शिकारी की, जब हंटर ट्रेनिंग देता है अपने किसी पेट को, तो जाहिर है उसमें वो रियल लोकेशंस पर रियल चैलेंजेस क्या आएंगे उसको पता होता है, तो उसकी ट्रेनिंग अलग होती है। शिकारी पहले ज़माने में हंटर डॉग हुआ करते थे, जिसे कॉबिट साहब भी रखे थे, तो अपनी सुविधा के लिए रखा था कि वो उनकी मदद करेगा। तो रॉबिन को ट्रेनिंग इसलिए दी गई थी ताकि वो साथ साथ एक काम को अंजाम दे सके अपने शिकार को, वफादारी के साथ साथ समझदारी का भी। तो उन्होंने ट्रेनिंग उस तरीके दी थी। तो रॉबिन अपना धीरे धीरे ट्रेनिंग ले रहे थे। आई एम श्योर कि ये जो इनकी ट्रेनिंग थी ये बहुत मज़ेदार रही होगी। उसमें और भी कुछ किस्से होंगे जो आप बताना चाहें तो, कि कुछ और मज़ेदार बात हुई उसकी, क्योंकि वो लंबा एक सिलसिला था ट्रेनिंग का। मैंने कई बार बताया है और लोग जानते भी हैं कि कॉबिट साहब सर्दियों में नीचे यानी छोटी हल्द्वानी रहते थे और गर्मियों में वो नैनीताल चले जाते थे। राइट। तो किस्सा कुछ ही हुआ, वो नैनीताल से नीचे आ रहे थे, रॉबिन साथ साथ। कॉबिट साहब के पास उस समय गन भी नहीं थी हाथ में। अच्छा। बस यूं ही टहलते हुए आ रहे थे तो कुछ लंगूर दिखे, और एक लंगूर एक डाल से दूसरी डाल उछल रहे थे, जंप कर रहे थे, भाग रहे थे, खेल रहे थे। रॉबिन तो रॉबिन और रॉबिन एक लंगूर के पीछे लग लिया। वो उसको दौड़ाना शुरू कर दिया लंगूर पे, लेकिन लंगूर को पार कैसे पाता। बिल्कुल नदी का किनारा था, एज था, रॉबिन दौड़ते हुए लुढ़क करके दड़ाम। अच्छा। ऐसे नीचे लंगूर तो उछल के चला गया। कॉबिट साहब कि यार रॉबिन तो हर समय, खैर कॉबिट गए कि किनारे तरफ देखे, जब देखे तो उनके फाख्ते उड़ गए कॉबिट साहब के। रॉबिन पूंछ को दबाए, दुम दबाए जिसको कहते हैं, बेतहाशा उनकी तरफ दौड़ रहा था। क्यों? क्योंकि रॉबिन को एक लेपर्ड दौड़ा रहा था। अरे बाप रे। ठीक है। कॉबिट लिखते हैं कि उस समय उन्होंने अपने फेफड़े फाड़ दिए, फेफड़े को फाड़ दिए थे, जोर जोर से चिल्ला सकते हैं। मैंने कई बार बताया कि जब जानवर सामने आता है तो एक ही ऑप्शन होता है कि आप उसे जोर से चीखे, चिल्लाएं, आवाज़ करें, शोर करें ताकि वो भागे। राइट। कॉबिट चिल्लाना शुरू किया, हो ना, हाँ। साथ में कुछ और लोग भी, तो वो भी चिल्लाना शुरू किए। पूरा का पूरा तमाशा खड़ा हो गया रॉबिन के चक्कर में। रॉबिन भाग रहा है। रॉबिन भागते भागते पीछे जब लेपर्ड ने देखा कि बहुत सारे शोर हो रहे हैं, तो एक पॉइंट पे रुका और फिर जंगल की तरफ भाग गया। रॉबिन आया और उन्होंने कॉबिट साहब के पैर के पास दुबक के बैठ गया। कॉबिट लिखते हैं कि रॉबिन उस दिन दो चीज़ को समझा, एक लंगूर का पीछा नहीं करने का, दूसरा लंगूर की जो कॉल होती है वो इस बात का तस्दीक है कि वहाँ पे कोई प्रेडेटर है, यानी टाइगर या लेपर्ड है। तो रॉबिन ने उस दिन दो लेसन लिया अपनी लाइफ में। तो ये एक मज़ेदार किस्सा था। तो रॉबिन ने, कॉबिट साहब ने इसका जिक्र किया। दो लेसन उस दिन इनको मिले और कमाल के थे, बहुत ही बढ़िया। और जाहिर है कि जब आप हंटिंग पे जाते हैं रियल लोकेशंस पे, तो आपको सबक मिलते हैं और यही सबक आपको तैयार करते हैं एक अच्छा शिकारी के तौर पे। तो जब ये लोग जाते थे दोनों साथ में, तो इनकी जाहिर है दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते थे, एक अच्छा बॉन्ड था। तो कैसे एक दूसरे की मदद करते थे और क्या कोई स्ट्रैटेजी होती थी इन दोनों की, जिसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा है किताब में? क्या स्ट्रैटेजी थी उनकी? इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी होती थी कि कॉबिट जब राइफल लेके निकलते थे तो रॉबिन को साथ लेके निकलते थे। और एक ख़ास तरीका ये शिकार को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करते थे। राइट। सबसे पहले तो ये सुबह सुबह निकलते थे, अर्ली मॉर्निंग, जब पौ भी नहीं पड़ता था, यानी अंधेरा ही होता था, तब भी ये निकल जाते थे। कॉबिट लिखते हैं कि अगर पगमार्क दिखाई देते थे टाइगर या लेपर्ड के, तो उसे ट्रैक करते थे कॉबिट साहब। अच्छा। लेकिन वो पगमार्क अगर जंगल की तरफ गए हैं तो वो ट्रैकिंग का काम करते थे रॉबिन साहब।
तो अच्छा। इस तरीके से इन्होंने कई बार मीलों तक जंगल में जाकर ट्रैकिंग की, दोनों ने साथ मिल करके। और कॉबिट लिखते हैं कि जितनी बार भी ये रॉबिन के साथ गए, एक बार सिर्फ ऐसा हुआ, मतलब कई साल तक रॉबिन के साथ इन्होंने हंटिंग की, एक बार ऐसा हुआ जहाँ पे कॉबिट साहब को लगा कि रॉबिन साहब ने इनकी जान खतरे में डाल दी है। तो लेकिन ये कहानी आगे बढ़ाऊँ, कॉबिट ने खुद लिखा है। इससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ कि बिल्कुल, बताइए। रॉबिन जो थे हाँ। काफ़ी देर तक दिखे नहीं, अच्छा, और थोड़ी देर के लिए मतलब गायब हुए थे। फिक्र हो गए हुए। हाँ, और फिर वो जब लौट के आए तो दोनों ने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग रखी कि इस बारे में बात ही नहीं करेंगे जो हुआ है। अच्छा। मतलब दोनों मैच्योर हो गए थे और संवेदनशील थे, तो अंडरस्टैंडिंग की चलो जो हो गया वो बहुत हो बड़ी गया। गलती थी, इसको हाँ। डिस्कस नहीं करते, लेकिन ज़िंदगी में दोबारा अपने को ऐसा नहीं करेंगे। करने का है। तो उस पर भी कॉबिट में कितनी अच्छी उनकी लिखावट थी कि उन्होंने कहा कि अभी अभी रॉबिन ने अपनी पूंछ उठा करके ये किस्सा मुझे बताने के लिए कहा है, तो ये किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा वाह, हूँ। क्या बात है। तो ये कहानी थी एक सुंदर चमकदार एक मेल लिपट की, अच्छा। जिसके हंटिंग के लिए कॉबिट साहब निकले। उसने सामने दिखा, कॉबिट साहब ने राइफल से धाड़ गोली चला दी, और उसके दाहिने कंधे पे गोली लगी उस लेपर्ड के। वो उछला और जोर से गुर्राते हैं वो। जब किसी जानवर को आप गोली मारते हैं, या वैसे भी आप देखें गुस्से में जब होता है तो गुर्राता है। कंधे पे गोली लगी, राइट। वो हवा में उछला और एक गुर्राहट के साथ वो गिर गया। गिरने के बाद उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। अब मसला दो था, या तो वो मर गया है, अभी पता कुछ नहीं है, ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, या तो वो मर गया है, या तो वो झाड़ से निकल के मैदान से होते हुए जंगल में चला जा चुका है। अब चूंकि अंधेरा बढ़ रहा था, तो कॉबिट साहब को लगा कि खतरा हो सकता है, तो वो रॉबिन को लिया और घर की तरफ वापस आ गए। सुबह जैसे ही हुई, रॉबिन और कॉबिट साहब दोबारा जंगल की तरफ बढ़े। जैसा कि मैंने बताया, वो सुबह सुबह निकलते थे और उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे उन्होंने उस लेपर्ड को गोली मारी थी। अच्छा। तो खून के निशान वहाँ पे थे। कॉबिट साहब वो देख रहे थे। जहाँ पे तेंदुआ गिरा था उस जगह पे गए। रॉबिन भी सूंघ करके थोड़ा जंगल की तरफ बढ़ने लगा। अब सूरज उगने वाला था, रोशनी निकले, सुबह से निकले, थक गए थे। तो कॉबिट साहब को लगा कि यार थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। कॉबिट साहब सिगरेट भी पिया करते थे, तो उन्होंने एक सिगरेट जलाई और सोच ही रहे थे कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा। तब तक 3 चीतल स्पॉटेड डियर की कॉल आने लगी। जो कॉल वो करते हैं जंगल में, मतलब अजीब सा, मैं आवाज़ नहीं निकाल पाऊँगा, गला बैठा है। वो आवाज़ जब आनी शुरू हुई तो कॉर्बेट साहब, यानी कॉल का मतलब होता है कि किसी लेपर्ड या टाइगर के प्रेजेंस के होने का बिल्कुल निशानी है वो। हाँ। तो तभी बोलते हैं। बोलने के 2 मतलब थे। एक कि वो लेपर्ड को देख पा रहे थे, क्योंकि वो एक तरफ देख रहे थे, और ये 5 मिनट तक कॉल चल रही है लगातार, बैक टू बैक। कॉर्बेट ने सोचा कि खैरियत इस बात में रहेगी कि ये मुझे ना देख लें, क्योंकि अगर कॉर्बेट को देखेंगे और वो कॉल इधर से भी कर देंगे तो लेपर्ड समझ जाएगा कि एक और खतरा, यानी कोई हंटर है, क्योंकि उसको ऑलरेडी गोली लगी हुई है। बिल्कुल। तो वो खतरा उसके लिए भी बन सकता है। तो कॉर्बेट चाह रहे थे हम एक्सपोज ना हो। और जब रॉबिन थोड़ा आगे बढ़ा, और हुआ भी यही, जैसे ही चीतल ने कॉर्बेट साहब को देखा, उन्होंने कर दी कॉल। अब मामला यहाँ पे हो गया कि एक्सपोज हो गया। और चीतल इनको कॉल देने के बाद भाग लिए। तो कॉर्बेट साहब जब वो भागे तो उनको लेपर्ड का पैर और पूंछ दिखा हल्का सा, कि मतलब वो वहाँ पे था। वो जो कॉल हो रही थी फेक कॉल नहीं थी, बिल्कुल नेचुरल कॉल थी। उन्होंने देखा कि वो आगे की तरफ बढ़ गया है। सारे हिरन भाग चुके थे, यानी अब लेपर्ड को फिर से ढूंढना था, उसको दोबारा ढूंढना, क्योंकि अभी तो मिल गया था। राइट। जब कॉल हो रही थी तो उनको पता था कि इस स्पॉट पे है और उसकी मूवमेंट है। यूजुअली जंगल में कई बार क्या होता है कि जब जानवर चलता है, तो मतलब टाइगर या लेपर्ड चलते हैं, तो जैसा भी कौवा बोल रहा है, मैंने चिड़ियों को भी कॉल करते हुए देखा है। रणथंभौर में ट्रिपाई वगैरह कॉल कर देती है, मोर कॉल करता है देख करके जानवर को। और यूजुअली कई बार होता है कि कंटिन्यूस कॉल हो रही है, फिर कॉल बंद हो जाती है। कॉल बंद होने का 2 ही मतलब है, या तो उस एरिया से जा चुका है जानवर, मतलब लेपर्ड या टाइगर,
या उस जगह पे बैठ के आराम कर रहा है, तो उनको लगता है ठीक है आराम कर रहा है यानी खतरा नहीं है, अपन चिल मारते हैं। तो कॉल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जंगल में जाते हैं। करेक्ट। पूरे जंगल को समझने का, मतलब टाइगर या लेपर्ड के प्रेजेंस को समझने के लिए कॉल एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और हर जानवर की अलग अलग तरीके की कॉल होती है जो आपको समझना पड़ता है। राइट। हिरन अलग तरीके से कॉल करता है। सबसे जो मुझे कॉल पसंद है वो काकड़, बार्किंग डियर जो होता है, हाँ, इसका जिक्र उसकी आपने कॉल किया मुझे पहले भी। बहुत अच्छा लगता है। वो बिल्कुल भौंकता है वो, इसलिए उसको बार्किंग डियर कहते हैं। सांभर की कॉल भी बहुत अच्छी होती है। खैर, बिल्कुल, अब जंगल अपने संकेतों में बात करता है और यही उसके इशारे हैं। इसी तरह की पूरा इकोलॉजी, पूरा सिस्टम डेवलप होता है। पिछला जो किस्सा बताया उसमें भी कॉल का ही खेल था कि लेपर्ड आ गया अचानक और रॉबिन साहब भागे। मैं ये जानना चाह रहा था कि ज़ाहिर है इन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत गहरा था। यूं ही तो किसी जानवर का जिक्र कोई हंटर अपनी किताब में नहीं करेगा। तो इनके बीच का जो भावनात्मक रिश्ता था, एक वो कितना उसको चाहते थे और वही आगे इसका जिक्र हाँ, है। तो जैसे जब उसके लेपर्ड, बारे में बताइए। हाँ, जब लेपर्ड आगे बढ़ा, इस कहानी को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं जी तो कॉर्बेट के पास राइफल थी। जी। रॉबिन एक बहुत ट्रेंड हंटर डॉग बन चुका था। करेक्ट। इतना कि वो जंगल में कभी भौंकता नहीं था। अच्छा। वो तो यूजुअली देख लेंगे किसी जानवर को, भौंकता नहीं था। सही है। और जब वो किसी लेपर्ड को या टाइगर को सूंघता था ना या देखता था तो उसकी पिछली पैर के नसों के बाल खड़े हो जाते ओ थे। शाबाश। तो कॉर्बेट समझ जाते थे कि इसने कुछ देखा है या बहुत स्ट्रॉन्ग इसका इंट्यूशन है कि इसने स्मेल किया है किसी चीज़ को, सूंघा है कि इस दिशा में कुछ है। तो इनकी ट्यूनिंग कितनी, एक दूसरे को बॉडी लैंग्वेज को भी पहचानते थे। बॉडी लैंग्वेज जैसे मैंने रॉबिन को बताया कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो खैर चलते चलते रॉबिन आगे बढ़ रहा था, कॉर्बेट भी बढ़ रहे थे। एकाएक रॉबिन रुक गया। अच्छा। यानी कॉर्बेट को लगा कि अब मामला है। हाँ। तेंदुए ने सामने आगे लेपर्ड, तेंदुए ने पूंछ को ऊपर से घुमा करके नीचे की तरफ लाया। ये एक साइन होता है। करेक्ट। कॉर्बेट समझ गए थे कि ऐसा कुछ होगा, अटैक करने वाला। और कॉर्बेट ने अपना निशाना जो था, मतलब कॉर्बेट ने अपनी बंदूक को कंधे से ऐसे सटा कर रखा था निशाने वाले पूरे पोज में। इतने में लेपर्ड दौड़ा, कॉर्बेट ने गोली चलाई जो उसके जांग में जाके लगी लेपर्ड के। तेंदुआ जो था आवाज़ से बिल्कुल चोट से जो था गुर्राया सही है और तेजी से निकला, फिर झाड़ियों भाग गया। कॉर्बेट और रॉबिन फिर उसके पीछे पीछे चलने लगे। एक बार तेंदुआ फिर सामने था। कॉर्बेट गोली चला पाते, एक लिंटाना पेड़ होता है, झाड़ी होती, पेड़ नहीं होता, झाड़ होती है। कॉर्बेट गोली चला पाते वो फिर दोबारा लिंटाना के पेड़ में घुस गया, चला गया। हाँ, लिंटाना की झाड़ी इतनी बड़ी थी कि उस लेपर्ड को आराम से वो छिपा सकते थे। तो एक तो ज़ख्मी है और शाम भी हो रही थी, तो कॉर्बेट को लगा कि यार खतरा हो सकता है, कल आके देख लेंगे। ज़ख्मी तो हो ही गया है, जांग में गोली लगी है। राइट। तो कॉर्बेट और रॉबिन दोनों घर आ गए। दूसरी सुबह फिर वहीं पहुंचे जहां पे उन्होंने उसको छोड़ा था। जब लिंटाना के थोड़ी दूरी पे ही थे तभी रॉबिन जो था ठिठक करके रुक गया, जैसे कि कुछ मामला है। और कॉर्बेट उस समय अपने कोट में ढेर सारे पत्थर भर के लाए थे। अच्छा, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। गोली क्यों बर्बाद करेंगे, मतलब कितनी गोली मारेंगे बगैर देखे, तो पत्थर मारेंगे, शायद वो बाहर आ गए तो गोली का इस्तेमाल कर लेंगे। ये उनकी सोच थी। तो कोट में पत्थर भर के लाए थे। उन्होंने पत्थर चलाए, इधर से मारा उधर से मारा झाड़ में कि निकलेगा, कुछ ना निकला। फिर उन्होंने ताली बजाई, शोर मचाया कि निकलेगा। अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल था कि एक डाउट ये भी आ रहा था कि हो सकता है वो मर गया हो सकता है गोली लग गई हो सकता है गोली तो लगी ही थी, हो सकता है रात भर में मर गया हो, या हो सकता है निकल के चला गया हो। और जा भी नहीं सकते चेक करने। ऐसे में ना बड़ा खतरा होता है। हाँ, क्योंकि आप श्योर नहीं है कि क्या हुआ है। करेक्ट। जैसे कई बार आप जंगल सफारी में जैसे हम होते थे, आप भी गए, आपकी किस्मत ख़राब है, आपको नहीं दिखी। तो कई बार हम जैसे किसी टाइगर को देख रहे हैं और झाड़ में चला गया, अब हम बैठे हैं कि निकलेगा, पता घंटों निकल गए। हाँ, वो तो 4 घंटे निकल गए, तो अपनी मर्जी पे आप सोच रहे यहीं बैठा, पता वो निकल के कहीं जा चुका है। हाँ। तो यही स्थिति यहाँ पे कॉर्बेट के साथ बनी हुई। करेक्ट। कि क्या वो जिंदा है, क्या वो मर गया, क्या वो निकल के चला गया, क्या है, ये सब सोच ही रहे हैं। तभी कॉर्बेट और रॉबिन जो थे वो झाड़ का चक्कर लगा कर मुआयना कर रहे थे कि देखे कहाँ से देखे। तभी वहाँ से गुर्राहट की आवाज़, अरे बाप रे, मतलब लेपर्ड वहीं था। अब गुर्राहट के साथ वो लेपर्ड सामने आ गया कॉर्बेट के। कॉर्बेट साहब को ये था कि कहीं ये रॉबिन पैर से न कुचला जाए या उसका शिकार न। कॉर्बेट ने गोली चला दी, दाड़। लेपर्ड
उछला लेकिन रॉबिन भाग गया। रॉबर्ट साहब ने लिखा कि पहली बार ऐसा हुआ था कि रॉबिन उनको छोड़ के भागा था। शायद घर गया हो, बट उनको एक डर था कि रास्ते में जो प्रेडेटर मिलेंगे क्या वो घर पहुंच पाएगा। रॉबिन ऐसा तो नहीं कि भी खतरा है, बीच में खतरा जो है उसको झेल पाएगा या नहीं। खैर कॉर्बेट साहब जब आगे बढ़े तो एक पेड़ पे तने पे रॉबिन साहब बैठे हुए थे बिल्कुल चुपचाप। अच्छा। कॉर्बेट ने हाथ हिलाया, रॉबिन उतर करके आया और कॉर्बेट लिखते हैं कि दूसरी बार रॉबिन ने उनको मुंह चाटा थैंक यू के लिए। हालांकि उसकी हरकतें बता रही थी, कॉर्बेट लिखते हैं कि वो रॉबिन जो था कॉर्बेट साहब को देख के बहुत खुश था कि तुम जिंदा बच गया, आज हम दोनों ही निकलने वाले थे, मर जा सकते थे। और फिर वो रॉबिन को समझाया कि नहीं तुमने जो किया ठीक किया। जाहिर है वो जब तक कॉर्बेट ने उसे इंश्योर नहीं किया कि कोई बात नहीं हो गया जो होना, तब तक वो उसका शरीर कांप ही रहा बिल्कुल था। बिल्कुल। और जब उसको यकीन दिला दिया कि कोई बात नहीं हो गया जो होना था, तब उसके शरीर ने कांपना बंद किया। और ये दोनों फिर जब आगे बढ़ के गए तो उन्होंने देखा कि वो लेपर्ड मरा हुआ था। तो ये कहानी रॉबिन और कॉर्बेट साहब की थी कि रॉबिन ने कैसे उनकी ज़िंदगी में, और रॉबिन पर उस किताब में पूरा एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर है, उसमें उन्होंने रॉबिन के बारे में डिटेल्स बताई हैं। और अगर रॉबिन उनकी ज़िंदगी में नहीं होता तो मुझे लगता है कि उनकी जो कहानियाँ हैं, बाकी जो हंट की जो कहानियाँ हैं वो बहुत अलग होती। देखिए कॉर्बेट बचपन से शिकार शौकीन रहे थे, शिकार कर रहे थे। रॉबिन का आना उनकी ज़िंदगी में, मैं अपने तरीके से देखूँ कि कॉर्बेट ने शादी भी नहीं की थी। उनकी सिस्टर मैगी होती थी जो खुद भी बिजी रहती थी। तो रॉबिन से उनका बहुत खासा लगाव था, बहुत प्यार था। जो शख्स ने ये बात लिखी कि पूरे हिंदुस्तान का सोना रॉबिन को नहीं खरीद सकता है, वो बेनतहा मोहब्बत का सबूत है। कितनी मोहब्बत होगी उसको उससे। और अक्सर जैसे कॉर्बेट इसकी किताब में पढ़ेंगे तो रॉबिन ने उनका बहुत साथ दिया, बहुत मदद की ट्रैकिंग में, किसी मैनीटर को मारने में, ट्रेस करने में भी, हर तरह से। तो उस तरह की चीज़ों में रॉबिन उनकी बहुत मदद। शिकार और दूसरा ये भी एक पक्ष है इसका कि वो जंगल में रहते थे, वक्त गुजारते थे, अकेले थे, उसमें एक दूसरा डॉग आपका अवेलेबल है, कंपेनियनशिप होती है आपकी, तो वो भी एक सपोर्ट रहता है, लगाव हो जाता है। बिल्कुल वैसे में तो ये इनकी कहानी इंटरेस्टिंग थी। मुझे सबसे बढ़िया जो पूरी कहानी में जो पार्ट लगा था वो लंगूर वाला लगा था। कि रॉबिन साहब नए थे, जोश में लंगूर के पीछे लग लिए, देखा तो लेपर्ड था। तो उस दिन उन्होंने सबक लिया कि लंगूर के पीछे नहीं भागना है भाई, कुछ भी कर लो। तो हम सब कहीं ना कहीं से सीखते हैं। तो रॉबिन ने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली। और वो बात देखिए कि वो जंगल में कभी भौंकते नहीं थे और जंगल के सारे नियम कानून सीख चुके थे। और महक सूंघ के अंदर जाना, उनके पैर के रोंगटे, नस के पास जो बाल होते थे वो खड़े हो जाना, वो एक दर्शाता है, दिखाता है कि वो एक माहिर खोजी डॉग जो होते हैं या हंटिंग डॉग जो होते हैं वो बन चुके थे। तो ये भी जानना चाहते होंगे बहुत सारे लोग कि कॉर्बेट साहब का इनके साथ कब तक साथ रहा, और क्या वो उनके साथ जब वो गए तब तक, तो इंडिया से जब बाहर गए तब तक था उनके साथ? काफ़ी पहले रॉबिन, क्योंकि इनकी एक लाइफ होती है ना। हाँ, डॉग्स की लाइफ भी देखो तो यही 13-15 साल की 20 होती है, अगर अच्छे से रखा जाए, 12-13-15। तो नहीं, जब कॉर्बेट साहब जब हंटिंग के लिए आ गए थे मैनीटर्स, मतलब कंजर्वेशन के लिए आए थे, तब रॉबिन उनके साथ नहीं था। अच्छा, ओके, बिल्कुल। तो डॉग ह्यूमन रिलेशनशिप की बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होंगी। हमने बचपन में सबसे पहले डॉग ह्यूमन रिलेशनशिप को पढ़ा चाचा चौधरी की कॉमिक्स के ज़रिए। उनका कुत्ता था रॉकेट, है ना? यस। और हमें लगता था कि एक कुत्ता, एक रॉकेट हमारे पास भी होना चाहिए जो उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो ऐसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्वर था कॉर्बेट साहब के पास, रॉबिन, जिसकी कहानी शेर खान साहब ने बताई। और आप उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो उनकी किताब मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में पढ़ सकते हैं आप, और इंटरनेट पे कभी काफ़ी। मैं हमेशा कहूँगा कॉर्बेट साहब को पढ़ें, मतलब सभी को पढ़ना चाहिए। हाँ। इनकी लिखावट में ना एक जादुई पेन का कमाल होता है। कमाल है, मतलब वो बहुत डिटेल में लिखते हैं और हर चीज़ को बहुत तसल्ली से, जिसको कहते हैं ना, एक एक पॉइंट्स को आपके आंखों के सामने पेश कर देना। बिल्कुल, उन किताबों में इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्सपीरियंस लिखते हैं। वो इन्फॉर्मेशन कभी नहीं लिखते, एक्सपीरियंस लिखते। तो फ़र्क है। जब आप एक्सपीरियंस, जैसे हम शेर खां में जब हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो बिल्कुल नायाब होता है, अलग होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है वो सिर्फ आपने किया है। और जब आप कुछ और बताते हैं तो सबको पता ही होता है, उसका असर भी नहीं पड़ता। मतलब पड़ता है, अच्छा लगता है लोगों को। इस तरीके के ये सिंगल हैंड एक्सपीरियंस था जो उन्होंने लिखा है, ये कहीं और नहीं मिलेगा जो उनकी और रॉबिन की कहानी थी।
तो अपने डॉग के बारे में भी आपको कुछ अगर याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा एपिसोड के बाद। तो फिलहाल वक्त हो गया है हमारी चिट्ठियों का। जो पिछले हफ्ते वाले एपिसोड के कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट्स भेजे और साथ में हमें कुछ चिट्ठियाँ भेजी, तो पहले चिट्ठियों से शुरुआत करते हैं। पर अगर आप भी चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है radio@aajtak.com, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। और चिट्ठियाँ, चूँकि हम बहुत पहले शो रिकॉर्ड करें तो हो सकता है बहुत सारी चिट्ठियाँ शामिल ना हो पाए। हाँ। और कमेंट्स हम सारे पढ़ते हैं, चिट्ठी हम सारे पढ़ते हैं। आप लोग इत्मीनान रखें, और जो शामिल हम करते हैं वो कुछ होती हैं, हाँ। लेकिन यकीन मानिए वो सारी पढ़ी जाती है और कोशिश रहेगी उन सभी को शामिल भी किया जाए। करेक्ट। तो पहली चिट्ठी जो आज मैं पढ़ूंगा यहाँ वो साउथ वेस्टर्न रेलवेज FC बाय अभिनव साहब की है। कहते हैं कि फर्स्टली बेस्ट विशेस ऑन द सेकंड सीजन ऑफ शेर खान। आई हैव अ रिक्वेस्ट। वी have been discussing a lot about tigers and leopards, which are the apex predator of land. Can we also spend some time talking about the apex predator of the sky, like eagles, hawks, kites, falcons, etc.? Later, maybe we can also talk about the apex predators of the oceans, like sharks and killer whales. Please let me know what you think about it. अभिनव है बैंगलोर से। बिल्कुल अभिनव, अब आगे सिलसिला बढ़ा है तो बढ़ता ही रहेगा। क्या धरती, क्या आसमां, क्या समंदर, सब कुछ बढ़ेगा। पर जैसे हमने पहले कहा कि ये इन्फॉर्मेशन का पॉडकास्ट है नहीं, एक्सपीरियंस का है। तो जो शेर खान साहब के अपने एक्सपीरियंसेस है वो पहले बताएंगे। बाकी शार्क नहीं, लोग इस तरह के एक्सपर्ट मिलते रहेंगे, हम इस पे हाँ उनको भी शामिल करेंगे और वो हम आगे लाएंगे। रोहन रेडकर साहब हमारे बहुत पुराने व्यूअर हैं। बिल्कुल। उन्होंने लिखा है कि नमस्ते खानचा, शेर खान पॉडकास्ट का सीज़न 1 बिल्कुल अद्भुत था। उम्मीद है कि सीज़न 2 भारत के जंगलों में होगा। सर, आपने महाराष्ट्र में हाथी माधुरी के ट्रांसफ़र की खबर ज़रूर सुनी होगी। बिल्कुल। माधुरी जो कोल्हापुर के मंदिर का की हाथी थी, वंतारा गई। जी, पूरी ज़िंदगी वो पालतू रही, लेकिन अचानक कोर्ट ने उसकी बीमारी की वजह से उसे वंतारा भेजने का फ़ैसला लिया। गाँव के लोग इस फैसले से बहुत खुश नहीं हैं। सवाल ये उठता है कि एक हाथी को निजी अभयारण्य में क्यों भेजा जा रहा है? पूरे गाँव ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। तो इस पर ये आपका जवाब चाहते हैं? देखिए ये मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, और ये मामला जो है सरकार का है, वो फैसला वो लेती हैं। अब उन्हें क्या समझ में आया बेहतर वो जान सकते हैं, क्योंकि मैं इस पूरी घटना को देख भी नहीं रहा हूँ जा कर के, तो मेरा कहना शायद ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हर किसी को जीने का अधिकार है, और जो बेहतर ज़िंदगी उसे मिल सकती है उसे मिलनी चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। बेशक। अगली चिट्ठी जो है वो है त्रिलोक पाठक साहब की। कहते हैं, आदरणीय आसिफ भाई, जमशेद भाई, सादर नमस्कार। शेर खान के पहले सीज़न के अंतिम एपिसोड में मेरे पत्र को स्थान देने के लिए मैं आप दोनों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ये मेरे लिए गर्व और भावुकता का क्षण था। आपने सिर्फ मेरी बातों को सुना, बल्कि उसे इस अद्भुत पॉडकास्ट का हिस्सा बनाकर मुझे सम्मानित किया। शेर खान का पहला सीज़न पूरी तरह से रोमांच, ज्ञान और दिल को छू लेने वाले अनुभव से भरा हुआ था। आपकी आवाज़, आपकी प्रस्तुति और विषयों की विविधता ने इसे हर वर्ग के श्रोताओं के लिए ख़ास बना दिया। ऐसा विश्वास है कि सीज़न 2 इससे भी ज़्यादा प्रभावशाली और विचारोत्तेजक और मनोरंजन होगा। आप दोनों और पूरी शेर खान टीम को आने वाले सीज़न के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूँ कि आपका ये प्रयास और नई ऊंचाइयों को छुए और देश भर के लाखों श्रोताओं को के दिल में इसकी जगह बना सके। आखिरी में ये कह रहे हैं कि आसिफ भाई, आप बार बार कहते हैं कि धरती का सबसे गिरा हुआ प्राणी जो है वो इंसान है, और मैं कहता हूँ कि परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ रचना अगर कोई है तो वो इंसान है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप खुद हैं। नहीं, मुझे ये नहीं, मैं भी प्राणी हूँ, उसी श्रेणी में आता हूँ जिसमें सबको गिनता हूँ। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा सीज़न 1 देखा और सीज़न 2 आप देख चुके होंगे जब तक ये एपिसोड आ रहा होगा दूसरा वाला। त्रिलोक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सीज़न 2 है तो मैं चाहूँगा हम बहुत लोगों को कहने पे, सुझाव पे हमने इस सिलसिले को एक कमरे से निकाल करके जंगल तक लेके आए। और यकीन मानिए बहुत मेहनत लग रही है, पूरी टीम हमारे पीछे है, 6-8 लोगों की। वर्स्ट कंडीशन में हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इतना रिक्वेस्ट है कि इसको कम से कम वो दर्जा तो दिलाएं। करेक्ट। वो व्यूज़ हमें मिलने चाहिए, क्योंकि ये हमारा पॉडकास्ट नहीं, कंपनी का है। हमारा पसीना सूखने से पहले लाइक दबा दीजिएगा। हाँ, लाइक बटन शेयर कर दीजिए, इसको फैलाइएगा सर, चलता रहेगा, ठीक है, वरना कंपनी का क्या है। थैंक यू सो मच। एक आखिरी चिट्ठी आज की जयदीप घोष साहब ने लिखा है, जंगल जिंदाबाद खानचा और जमशेद भैया, शेर खान जैसा शो के लिए पूरी ज़िंदगी ग्रेटफुल रहूँगा। 1 साल बीत गया, पता ही नहीं चला। सीज़न 2 कब बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप दोनों अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए।
इनको खास तौर से कही ये बात। नहीं मैं तो मोटा ही हूँ। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सीज़न 2 आ गया है, मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा। और कैसा है रिस्पांस करके आप ख़त या कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स बड़े अच्छे आते हैं। और उससे क्या होता है ना, कमेंट्स में क्या होता है कि जब आप लिखते हैं तो मेरे और जमशेद भाई के अलावा भी बाकी लोग भी देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग। तो कमेंट एक अच्छा ज़रिया है, खत तो हम लेते ही लेते हैं, कमेंट्स में भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसको और ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ। शेर खां का उद्देश्य कभी ये नहीं रहा है यार कि अपने को नंबर चाहिए, लेकिन चूँकि मेहनत लगती है तो थोड़ा दिखेगा, लोगों तक पहुँचेगा, तो अपना मकसद जिनके लिए मैटर करता है उनको बताना पड़ता है कि भाई नंबर्स हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। बहरहाल अब वक्त है सीज़न 2 के एपिसोड 1 के कमेंट्स पढ़ने का। उस एपिसोड को आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत सारे कमेंट्स आए, मैं उनको लेकर आया हूँ। और बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, कुछ ही लेकर के हम आ सके हैं। कुछ ही लेकर आए हैं, पर क्योंकि हम स्टूडियो से नहीं कर रहे हैं तो इस वक्त कागज़ हमारे हाथ में है। अभिजीत सिन्हा वाइल्ड लाइफर हैं लखनऊ से, लिखते हैं, आसिफ भाई आज का जंगल पॉडकास्ट देखकर मज़ा आ गया। पसीना आते हुए इमरान खान साहब से बातचीत बहुत बेहतरीन थी। इमरान साहब इज़ अ ट्रू ऑलराउंडर ऑफ जंगल, वेरी नॉलेजेबल। ये एपिसोड डेफिनेटली अब तक का मेरे लिए बेस्ट है। मैं एक वाइल्ड लाइफर हूँ और बैकग्राउंड में जंगल देखकर एंजॉय किया, तो आज भी आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल, है ना, कुछ फ्लाइट्स की आवाज़ें आ रही हैं, उसका हम कुछ नहीं कह सकते, थोड़ा सा है। बट अभिजीत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप लखनऊ से सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमें, और आपकी इस हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी देखते रहें, कमेंट्स देते रहें, आपका इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके ख़त का। Mr. Khan is a great asset for the conversation of our natural wealth, which is so diverse and rich. No other place on the face of earth is comparable to our biodiversity. To protect and take care of this natural national wealth, dedicated specialized institutions under people like Mr. Khan should be founded by government. And I wish him good health. His knowledge and services in conservations are invaluable. Wish him all the best and great efforts. Sir, thank you so much for your kind word. और कोशिश हमारी है, लेकिन इतना भी नहीं हूँ बड़ा, कोशिश करना हमारी काम है। और आप जैसे लोग अगर तारीफ़ कर देते हैं तो लगता है कि मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं गया है, उसका मेहनताना हमें मिल गया। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते आसिफ भाई, बहुत ही बढ़िया एपिसोड, सीज़न 2 के पहले एपिसोड के लिए बहुत बधाई। जहां आप बैठे हैं वहां का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। आपने जंगल में शादियों की बात की। यदि शोर शराबा ही करना है तो शहर में ही शादी कर लो, और डीजे से तो भगवान बचाए, बेचारे जानवर। मैंने जिम कॉर्बेट साहब के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन उनकी लिखी किताबें नहीं पढ़ी। देखिए आपने कहा और हमने किस्सा सुना दिया। हाँ, तो कह रहे लगता है कि हमें उनकी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और जमशेद भाई को बहुत मिस किया। जंगल जिंदाबाद। ये रहे जिंदा, लीजिए। मैं भाई साहब डर गया था, लोग ये ना कि मैंने आपको कहीं, पर अब ज़्यादा खतरा है क्योंकि अब जंगल में हूँ। नहीं, तो चक्कर ये है अगर कि खांचा कभी किसी शेर को देखेंगे आगे तो धक्का दे देंगे मुझे। नहीं, मैं ये भी बता दूं कि जमशेद भाई के पास बहुत सारे काम होते हैं, हम सारे अलग अलग काम में बिजी रहते हैं। ये तो शौक़ है जमशेद भाई का और मेरा। तो जब मैं बाहर जाता हूँ तो इनका जाना मुमकिन नहीं हो पाता है। और लेकिन जमशेद भाई जुड़े रहे, इन्होंने खुद मुझसे कहा था कि शेर खां का जो लोगों का प्यार वाला हिस्सा है स्पेशली, और बीच बीच एपिसोड तो हम ऐसे ही करते रहेंगे, और मैं ये आता हिस्सा रहूंगा इनके नाम बीच बीच में, और हम ऐसे बात करते बिल्कुल। इसलिए मैंने आपको बोला जमशेद भाई दिखा दो चेहरा, वरना लोग देखना छोड़ देंगे यार कि जमशेद भाई को निपटा दिया आसिफ भाई ने, लगता है। बहुत शुक्रिया। सीजन 1 से लेकर अब तक शेर खान की हर दहाड़ मेरे कानों में गूंजती रही। पहले सीजन ने जैसे हमें जंगल के दिल तक पहुंचा दिया था, और अब सीजन 2 उस दिल की धड़कन तेज करने आया है। क्या बात है, कविता कह दी दोस्त। बहुत ही खूबसूरत कहानी, आवाज़ और माहौल सब कुछ पहले से ज़्यादा रोमांचक और रहस्यमयी है। शेर खान वापस आ चुका है और इस बार जंगल का साया एक नई कहानी कहेगा। क्या बात है, पूरी प्रोमो बना दिया भाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर लिखा आपने। थैंक यू सो मच यार, क्या बात, पसीने सूख गए मेरे, कसम से एनर्जी आ गई। बहुत शुक्रिया सर। कुलदीप सिंह साहब कह रहे हैं, लव यू खांचा, सीजन 2 लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमेशा याद करेंगे, बढ़िया बढ़िया एपिसोड लाया करो। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश रहेगी। थैंक यू। एक साहब कह रहे हैं, क्या माहौल है, क्या आवाज़ है, मज़ा ही आ गया। वाह, क्या बात। थैंक यू। आनंद मितेश साहब कह रहे हैं, वी आर ब्लेस्ड टू हैव इमरान साहब विद अस एट रामनगर। ही इज़ ट्रूली एन एसेट फॉर ऑल ऑफ अस। यस, ऑफ कोर्स। कपिल जैन कह रहे हैं, ऑसम डिलीवरी, यूनिक कंटेंट, एडिक्टिव, कीप इट अप खांचा। अरे थैंक यू सो मच सर। गौरव जोशी हमारे बहुत पुराने व्यूअर हैं, उन्होंने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज फॉर सीजन 2। आई एम अमेज्ड टू सी शेर खान इन हिज एलिमेंट, नो मैटर हाउ शॉर्ट दिस वीडियो वॉज। ऑल्सो जमशेद भाई की याद आई क्योंकि आज वो इस एपिसोड में नहीं है। सफारी वाला व्लॉग ही एक अपलोड कर दीजिए अब आसिफ भाई, वाइल्ड लाइफ व्लॉग्स में अलग ही मज़ा है। जंगल जिंदाबाद।
बिल्कुल, अभी जंगल बंद है, लेकिन खुलेंगे तो कोशिश रहेगी, वो भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया गौरव भाई। अभिषेक कहते हैं बहुत अच्छा एपिसोड था सीज़न 2 का, गर्दा ही मचा देंगे लग रहा है इस बार। नहीं, कोशिश रहेगी, बाकी आप लोग की मर्जी। साकिब साहब कह रहे हैं कमेंट फॉर बेटर रीच। या थैंक यू सो मच। रीच बढ़ाने के लिए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि लोग कितना जुड़े हैं आपके। नहीं, मुझे यकीन है सीज़न 2 को लोग हिट कराएंगे, और ये इनकी जिम्मेदारी है। हमने आपका कहना माना है, हमारी भी एक रिक्वेस्ट है कि सीज़न 2 को उसके मुकाम तक लेके जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, ताकि हम इसको और भी आगे लेके जा सकें। एक कमेंट है, लव्ड द होल वाइब ऑफ द न्यू फॉर्मेट, स्टोरी टेलिंग, बैकग्राउंड एंड वाइट नॉइज, ऑल ऑन टॉप। थैंक यू सो मच। प्रियांशु कह रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट। तेजली शर्मा कह रहे हैं बहुत दिनों बाद देखी आज वीडियो, मज़ा ही आ गया। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे कमेंट्स किए हैं। जंगल कमेंट्स हम सारे पढ़ते हैं। बेस्ट बैकग्राउंड साउंड एवर। बैकग्राउंड साउंड के लिए भी कमेंट आया है, तो हमारा जो साउंड विभाग है वो भी इस पर खुश हो सकता है। लव दिस पॉडकास्ट मोहित कह रहे हैं। मृणालिनी जो है तेजपुर से, असम से, हाँ, वो हमारे रेगुलर लिसनर हैं, कहती हैं आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। आज जो कॉर्बेट पार्क की प्रॉब्लम आपने डिस्कस करी, उससे हमें बहुत कुछ जानने को मिला। मैंने अपनी किताब में इसके बारे में थोड़ा लिखा है, स्पेशली सुंदरखाल गांव के कथा और साइलेंट जोन में स्थापित रिजॉर्ट के बारे में। तो बहुत शुक्रिया, आप ऐसे लिखते रहिए। ग्रेट जॉब सर, जंगल जिंदाबाद थैंक यू सो मच कह रहे हैं। फैंटास्टिक वे टू स्टार्ट एपिसोड 2 कह रहे हैं सौविक आरसी। इट गॉट बेटर विद द बैकड्रॉप ऑफ ट्रीज। कैन यू हैव वन gypsy within the forest? Not sure if it is allowed and it might be difficult to record also, but give a try please, maybe in a buffer zone. लेकिन क्या है कि ये जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इतने सारे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है जिप्सी में, जंगल में लेके जाने में परमिशन की दिक्कतें आएंगी, लेकिन आने वाले वक्त में ये सब कुछ होगा। इसका कोई वे आउट निकल आएगा, और हमने कोशिश की है कि हम अब जब भी करेंगे बाहर ही करेंगे, जंगल के एज पे जाके करना पड़े या जो भी होगा रियल होगा। डुगू साहब कह रहे हैं रिजॉर्ट एंड रोड्स इन जंगल्स फॉर सफारी आर वन ऑफ द रीज़न फॉर डाइंग वाइल्ड लाइफ। एक साहब ने लिखा है जंगल बचाना है तो फॉरेस्ट लैंड फ्री कराइए, टाइगर टेरिटरी में गांव बसा रहे हैं, और गांव कहां से आ रहे हैं, सारा कमर्शियल होता जा रहा है, टाइगर्स के एरिया ख़त्म हो रहे हैं। ये गांव वाले पॉइजन यूज़ करते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, मगर कोई कुछ नहीं करता। जंगल में घुस के पार्टी करते हैं लोग, अपने जानवरों को जंगल में लेके जाते हैं। अगर टाइगर गलतफहमी में इंसान को मार दे तो साजिश करके मैन ईटर का टैग लगा देते हैं। रेस्क्यू सेंटर भेज दिया जाता है टाइगर क्रॉसिंग की जगहों पर, सुंदरखाल जैसे विलेजेस में। कैसे होंगे ऐसे टाइगर सेफ? देखिए, इस पे हमने गहन चर्चा की इमरान भाई से। आगे भी जो एपिसोड्स आएंगे उसमें आपको और इन सब बातों पे इन डेप्थ एक डिस्कशन सुनने को मिलेगा। और ये हमारे आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उजागर करें, मतलब इस समस्या को, उनको अवेयरनेस जगाएं उनके अंदर कि भाई जो हम कर रहे हैं वो गलत है। और कोई भी आपको गलत करता हुआ दिखे तो उसे समझाइए कि ये गलत है। और बाकी सरकारें अपने काम करती हैं, अब उनका क्या ही कहा जाए। तो ये जंगल की जितनी ज़्यादा बात होगी ना, उतने ज़्यादा अवेयरनेस होगी। देखिए, हम जो बातें कर रहे हैं, आज सैकड़ों कमेंट्स आए हैं, और ये सारे लोगों का बहुत शुक्रिया जिनका कंसर्न दिखता है हमारे शो के लिए। करेक्ट। हम बैठ कर कोई मजाक तो कर नहीं रहे, हम एक सीरियस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो लोग आते हैं, सुनते हैं। यही आपको करना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और 16 से 1600 होते हैं। तो यही करना है अपने आप को। तो जंगल की ऐसी बातें आगे एपिसोड्स में भी होती रहेंगी, और इसी तरह की चर्चाएं ही हैं जो हमारे जंगलों का कंजर्वेशन करेंगी। जितनी ज़्यादा आप वाइल्ड लाइफ का फिक्र करेंगे, उनकी बातें करेंगे, उतनी ज़्यादा कंजर्वेशन। इसलिए शो बनाइए। इस शो को जितना आप लोगों तक फैलाएंगे, लोगों को जब पता चलेगा कि आज हम किस कगार पे खड़े हैं, हमारे जंगल, जानवर, नदी, पहाड़ देख ही रहे अभी। ये जो बारिश में आपने देखा उत्तराखंड, जी 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 जी, मतलब कितना त्रासदी है पूरी। हाँ, मतलब त्रासदी था। हिमाचल में चले जाइए, जहाँ आप जाते हैं घूमने, आपने उस जगह को घूम के इतना बर्बाद कर दिया साहब। मैं कहता हूँ कि अगर 15 साल पहले किसी ने धराली देखिए आप, धराली वाला जो पूरा हुआ, उत्तरकाशी वाला, बिल्कुल क्या था वो। अगर 15 साल पहले वहाँ पे जो गांव बस रहे थे, उनकी बात होनी शुरू हुई होती, तो आज वो हालात नहीं मुनासिब नहीं है रहने के लिए। किसी ने फिक्र नहीं की ना, किसी ने फिक्र नहीं की। हाँ। अच्छा, नदी का क्या है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग चीज़ है, नदी कभी ख़त्म नहीं होती, याद रखिएगा। और ना अपना रास्ता नदी सूख जाएगी सालों सालों तक, पर एक बार आएगी, टाइम आएगा जब अपने आप को रिवाइव करेगी। वहाँ वही हुआ, नदी ने वापस अपने आप को रिवाइव किया, और आप जो उनके रास्ते में आपको बहा के ले गई। तो ये सोचने की ज़रूरत है, जब आप
जंगल पहाड़ में जाते हैं, वहाँ के डिसिप्लिन को मानिए, प्रेशर मत बनाइए जंगल पे, पहाड़ों पे। देखिए सब खत्म हो रहा है, हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या देके जाएंगे? मेरा सीधा सवाल ये है कि आज साहब आप बात करें जंगल की, आप देख के भी आते हैं, पहाड़ भी देख के आते हैं, अपने बच्चों को सिर्फ क्या पिक्चर में और क्या वो पेंटिंग्स में दिखाएंगे कि ऐसे होते थे? तो अपने फ्यूचर को आने वाले जनरेशन के लिए सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। जंगल बचने बहुत ज़रूरी है, पहाड़ बचने बहुत ज़रूरी है, नदी बचने बहुत ज़रूरी है, जानवर को बचना बहुत ज़रूरी है। ये तभी मुमकिन होगा जब हम आप खुद, इसके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी और भगवान भी भरोसे मत बैठिए, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा। और आने वाली जनरेशन जब आपसे पूछेगी कि जब ये सब हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, तो आप क्या कहेंगे कि कुछ हम नहीं, दिन भर का 2 GB डेटा खत्म कर रहे थे? हाँ, जवाब तो देना पड़ेगा। इसलिए आप खुद सोचे, हर आदमी खुद जिम्मेवार है कहीं ना कहीं से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इन्वॉल्व, मैं भी हर चीज़ में हम इन्वॉल्व होते हैं। तो प्लीज़ जंगल को बचाने के लिए मुहिम चलाइए और शेर खान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जंगल की फिक्र कीजिए और जंगल देखते रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला बर्ड सेंचुरी में, बहुत खूबसूरत जगह है। अगली बार कहीं और से बात होगी। तो बहुत शुक्रिया आज का एपिसोड देखने के लिए। फिर होगी आपसे मुलाकात। जंगल जिंदाबाद।